बचा ही नहीं। ये बिजनेस की हालात थी जिसमें मैंने लाखों रुपए लगाए थे। सर जॉब भी कर रहे। उसी दौरान एक शख्स से एक बंदा मेरे पास इस बिजनेस का प्लान लेकर के आया, और जब वो मेरे पास प्लान लेके आया ना, तो काफी लंबी चौड़ी बातें उसने की। इस सिस्टम से आप करोड़पति बन सकते हैं, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर ले सकते हैं। लगभग आधे घंटे तो वो पेपर पे लिखा, आधे घंटे कन्विंस किया। उसके बाद वो लास्ट में पूछा, मैं चुपचाप सुन रही थी सारी बातें उसकी, तो मुझे लगा था कि हो गया मामला सेट हो गया। लास्ट में उसने जब पूछा कि भाभी जी कुछ समझ में आया, तो मेरा एक ही जवाब था कि कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि भैया आम इंसान, उसमें भी एक काम गृहिणी थी मैं, और इतने सारे कामों को करने के बाद तो ढंग से खाने का ना समय है ना पैसा है। ये बंदा बोल रहा है कि दुकान चेंज कर लो, करोड़पति बन जाएंगे। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन वो भी बंदा ठान के गया था कि आज तो फंसा के जाए। तो उसने लास्ट में एक लाइन कही, जो एक लाइन मेरे पूरे जीवन को चेंज करके रखी। उसने लास्ट में कहा, इस सिस्टम से जुड़ करके अगर आप एक साबुन खरीदते हो तो आपके घर में 1 रुपया आएगा। और ये 1 रुपया फटाफट मेरे समझ में आ गया। मैंने तुरंत कैलकुलेट किया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि भैया एक सिंपल गृहिणी थी। हमें पता है गुल्लक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, और जब गुल्लक तोड़ो तो इतनी खुशी मिलती है, लगता है जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। तो मुझे वो 1 रुपया फटाफट समझ में आ गया। मैंने तुरंत कैलकुलेट किया कि महीने में 4 से 5 पीस साबुन का खर्च है अपने घर में। इसी रफ्तार से अगर खर्च हुई तो बुढ़ापे तक मेरे घर में 1 लाख पीस साबुन तो जरूर खर्च हो जाएगा। और 1-1 रुपया अगर बचता है तो बुढ़ापे में 1 लाख रुपया मेरा रिटायरमेंट खर्च होगा। और उस दिन मैंने ये सोचा था कि जिस महिला की अपनी कोई 1 रुपए की इनकम नहीं है, बुढ़ापे में जब अकाउंट में पैसा होगा ना, तो बेटा तो सेवा करेंगे। पूरे जीवन में 1 लाख रुपए कमाऊंगी, ये सोच करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। आज के समय ये बिजनेस मुझे महीने का लाखों रुपया दे रहा है। जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। हम लोग भी जब आते हैं ना मीटिंग में, यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें होती है, सुनते हैं, तो एकदम हम लोग को लगता है आज तो जंग जीत जाएंगे, आज तो सीधा डायमंड लेके ही रुकना है, उससे नीचे कुछ रुकना ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर जाते हैं दूसरों को बताने के लिए, तो माहौल ही बदल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्साइटमेंट को, हमारी बातों को अगला नहीं समझ सकता है। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। सर जैसे ही शाम में घर वापस आए, मैंने सर को बोला कि सर, मैंने एक आज ऐसे सिस्टम को ज्वाइन किया है जिसका एक प्रोडक्ट यूज करने से 1 लाख रुपया आएगा, और सारा कुछ यूज करेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। सर ने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर किट को देखा, और सर ने कहा कि अगला जो बंदा तुमको फंसा करके गया है, वो पिछले 6 महीने से मेरे पीछे लगा हुआ था, और मैं उसे भगा रहा। और सर ने कहा, इसीलिए बोलते कि औरतों के पास दिमाग कम होता है। देखिए पूरे हिंदुस्तान का स्लोगन है, लोग ऐसा मानते हैं, साइंस भी मानती है और मैं भी मानती हूँ। मैंने सर को बोला, चिंता नहीं करना सर, मैं भी मानती हूँ औरतों के पास दिमाग कम होता है, क्योंकि हमारे पास दिल बहुत बड़ा होता है। देखिए एक महिला जो होती है ना, जिस घर में पली बड़ी, जन्म लिया, जो माँ बाप उसका सारा परवरिश किया, अपनी सखी सहेली, स्कूल दोस्त सबको छोड़ के एक झटके में अपने शहर तक को छोड़ के, और अभी तो शहर की बात छोड़ो, देश तक को छोड़ के विदेश चली जाती है एक अनजान आदमी के साथ उसका पूरा जीवन बसाने के लिए। ये दिल का मामला है, दिमाग से होगा क्या? अभी कुछ लोग दिमाग लगाने लगे, इसीलिए तलाक ज्यादा हो रही है। पहले तो तलाक नहीं होती थी, क्योंकि दिल से काम चलता था। एक बच्चे को जन्म देने में जितनी दर्द होती है, साइंस का मानना है गोली लगने में उससे कम दर्द होती है। लेकिन गोली खा करके इंसान मर जाता है, महिला को भी गोली लगे तो मर जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स ही, लेकिन वही महिला एक नहीं, कभी कभी तो 6, 7, 8 बच्चों को जन्म दे देती है, क्योंकि ये दिल का मामला है। क्योंकि उनके पास ये विजन होता है, एक ड्रीम होता है कि जिस बच्चे को मैं जन्म दे रही हूँ, ये बच्चा मेरे पूरे जीवन को
पति दिया है और बहुत कम मेहमान जाते हैं। तो सर को पकौड़े बहुत पसंद थे, तो मैं 2-3 दिन से जैसे ही पकौड़े खिलाने लगती थी तो सर समझ जाते थे कि सामान मंगवाना है। फिर सर भी चुपचाप मैं लिस्ट बना के देती थी, सामान लेने जाते थे। और जैसे ही वो सामान लेने जाते थे, क्योंकि हमारे सड़क से वो बड़ा सड़क था, रांची जाना पड़ता था हमारे यहाँ से, कोई ना कोई सर को ट्रेन में मिल जाता। और जब ट्रेन में मिल जाता तो 1-2 बार के बाद तो लोगों को भी आदत लग गई थी। तो लोग देखते ही पूछते, अच्छा कहाँ जा रहे हो? चाय पत्ती लाने। अच्छा कितनी मिलती है चाय पत्ती में? 5 रुपए ना, 5 रुपए बताया था तुमने। अच्छा 5 रुपए, 100 रुपए की चाय पत्ती खरीदोगे, 5 रुपया फायदा होगा, 50 रुपए जाना 50 रुपए आना, भाड़ा लगा रहे हो, तुम भी बेवकूफ हो, तेरी पत्नी भी बेवकूफ है। लोग आराम से इस तरह का कमेंट करके चल जाते थे। और हम आम इंसान, लोग क्या कहेंगे, ये जो शर्म है ना, ये सबसे ज्यादा रोकता है। तो सर जब सामान लेके आते थे तो सामान के साथ गुस्सा भी लेके आते थे और लाते ही सामान पटक के बोलते, रखो अपना दिमाग खराब करके रखती हो। मैं कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप सर को चाय पिला देती थी बना के। फिर वो भी टाइम ही नहीं था गुस्सा करने का अपने बंदे के पास, इतना बिजी थे। और फिर जाना है नर्सिंग होम जाना है, तो सर भी अपना चुपचाप चाय पी के निकल लेते थे। ऐसे ही करते करते लगभग 7 महीने का समय बीता और 7 महीने बाद पहली बार मेरे नाम से एक चेक आई, जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था और 527 रुपए की वो चेक आई। एक आम गृहिणी की बात करो तो एक आम गृहिणी की इनकम का अपना कोई साधन नहीं होता है। इनकम के नाम पे हमारे पास क्या व्यवस्था होती है? कभी पति देव के कपड़े धोते 10-5 रुपए मिल गए तो लगता है कि आज तो दिन भर लकी है, बहुत कुछ मिल गया। कभी सब्जी भाजी खरीदा, उसमें से कुछ पैसे बच गए तो उसी पैसे में बहुत सारे ड्रीम सजा लेते हैं। इन पैसों को लेके जब मायके जाऊंगी तो मम्मी के लिए ये लेना है, भैया के लिए ये लेना है, भतीजा के लिए, भाभी के लिए, सबके सपने वो 5, 10, 50 रुपए में सेट हो जाते हैं। यही इनकम होती है एक सिंपल गृहिणी की। मैं आप लोगों को एक सलाह देती हूँ, जिस दिन मैडम को खुश करना और जानबूझ के पैकेट में 5-10 रुपए छोड़ दिया करिए, तो उस दिन एक्स्ट्रा चाय मिलेगी। ये इनकम थी मेरी भी। और जब पहली बार मेरे नाम से इनकम आई, उस दिन जो खुशी मिली थी, आज लाखों की 5 लाख तक का भी चेक आया, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं मिलती है जो खुशी 527 रुपए में मिली थी। उस दिन सर जैसे ही घर आए, मैंने सर को वो चेक दिखाया और उस दिन सर को भी लगा कि कुछ नहीं करती है, कहीं नहीं जाती, किसी को बताया नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से अगर पैसे आते हैं तो वाकई इसको सीखेंगे, इस पे काम करेंगे तो और भी पैसा है। सर ने बोला एक काम करो, पकौड़े वगैरह बनाओ, मैं उसे लेके आता हूँ, मैं फंसा भी गया। सर जब उसको लाने के लिए गए तो वो बंदा सर से जाकर के सर ने कहा कि मुझे आरसीएम करना है, चलो मेरे घर, हम दोनों को जानना है आरसीएम कैसे करते हैं। तो बड़े जोर से हंसा, बोला आज तक तुमको आरसीएम याद है, हम तो कब कब भूल गए। 90% लोग इस बिजनेस में आकर के, आप भी जब लोगों के पास जाते हैं ना तो लोग मिलते होंगे ऐसे जो कहते हैं अच्छा वो आरसीएम मेरा चाचा किया था, मेरा भाई किया था, मेरा पड़ोसी किया था, कुछ नहीं होता है, पैसे नहीं आते हैं, सुनने को मिलता है ऐसा। 90% लोग इस बिजनेस में आकर के भूल जाते हैं, वो यही कहीं रास्ते पे छूट जाते हैं। जो 10% लोग इस सिस्टम को अपना लेते हैं, सिस्टम को जान लेते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। मेरे अपलाइन में जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, उसने कहा कि मैं आरसीएम को भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। लेकिन हमारे अंदर एक बात बैठ गई थी कि जो सिस्टम बिना कुछ काम के पैसे दे सकता है, वो काम करने पर भी पैसा देगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने निकाला, उस वक्त किट आती थी, उसमें कैसे करें आरसीएम बिजनेस, एक आरसीएम टाइम्स होती थी, उस टूल्स को बाहर निकाला और उस आरसीएम टाइम्स से ढूंढना शुरू किया कि इनमें से क्या किसी को हम लोग जानते हैं। तो एक नाम सामने आया। सर एक बार जब पिकअप सेंटर पे गए थे सामान लेने, तो आज यहाँ पिकअप सेंटर पे मेरे जैसे पोस्टर लगा है, तो ऐसे ही एक पोस्टर लगा हुआ था अनिंदो बिस्वा का। तो वो नाम सर को ध्यान में आया कि इसको तो जानते हैं। उस नंबर पे सर ने जाके कॉल किया और सर ने कहा सर मुझे आरसीएम करना है, कैसे करना है बताओ। तो सर को लगा कि लगता है कि कोई सिरफिरा है, दारू वारू पी के लग रहा है, फोन कर रहा है। तो
किया दिखाया, और आज जो कुछ भी हूँ उनके गाइडलाइन से हूँ। तो मैं चाहूंगी एक बार जबरदस्त क्लैपिंग मेरे। ये बातें मैं आज आपके पास क्यों रख रही हूँ, क्योंकि देखिए आज बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने बुलाया होगा यहाँ पे। मैंने कहा कि हमारी तैयारी कमजोर है। तैयारी कमजोर नहीं होगी, अपने से कोई कमजोर बनना नहीं चाहता, हर कोई ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन हम जिसके पास गए ना उसका शनिचरा खराब है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको अभी खराब बिगड़ा हुआ है उसका। मेरे जिस अपलाइन ने मुझे इस सिस्टम का प्लान दिखाया था, वो आज भी लोगों के घरों में शादियों में फोटो खींचता है। मैंने उससे प्लान को सुना था, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते थे। होना चाहते हैं आप लोग भी कामयाब? जानना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा कामयाब होने के लिए? एक सिंपल महिला जिसकी कोई वजूद नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं थी, वो अगर देखिए पैसे कमाने के लिए दुनिया में बहुत चीज है, बहुत उपाय। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि आप आरसीएम में ही आके पैसा कमा सकते हैं, पैसा तो बहुत जगह से आता है। आज आपके जो पिकअप सेंटर जो चला रहे हैं सर को पिकअप सेंटर की कितनी इनकम है ना, कि सर की ऑलरेडी जो इनकम है सर वेल सेटल है। पिकअप सेंटर इन्होंने पैसे के लिए नहीं किया, पिकअप सेंटर तो इन्होंने आप लोगों की सेवा के लिए किया। पैसे कमाने का और भी जरिया है, लेकिन पैसे के साथ मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और जीवन को जीवन की तरह जीने वाली आजादी, ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस में मिल सकती है। जब इस बिजनेस को हम लोगों ने करना शुरू किया, शुरुआती दौर जो थी वो थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे 3 पॉइंट बताए थे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। जानना चाहते हैं आप लोग भी? उस 3 पॉइंट को मान लेंगे? मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर उस 3 पॉइंट को फॉलो कर लिया तो आप भी डायमंड बन सकते हैं। अगर फॉलो नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दिन से आरसीएम में हैं, कितने साल से आरसीएम में हैं और कितने लोगों को प्लान बताया। शुरुआत पहले खुद से करनी होगी। तैयार है? मेरे अपलाइन ने सबसे पहला पॉइंट जो मुझे दिया था, मेरे अपलाइन ने कहा था 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जिस दिन मेरे अपलाइन ने कहा, मैंने इस बात को बिल्कुल गांठ बांध दी। लेकिन कैसे पैसा आता है? प्लान अभी दिखाई हुई है यहाँ पे। कितने लोग, एक बार मैं जानना चाहूंगी कि नए लोग जो पहली बार ऐसे प्रोग्राम में आए हैं, कितने लोग हैं? एक बार हाथ कर रहे हैं नए लोग। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए हमारा नहीं। अच्छा, प्लान अभी दिखाएंगे। प्लान समझ में आया क्या? जो नए लोग हैं मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी। प्लान नहीं समझ में आया? बहुत लकी हैं आप लोग, पहली बार में मेरे समझ में भी नहीं आया। और आज तक कहो तो मैं प्लान को बहुत ज्यादा नहीं समझती हूँ, मैं तो बस एक लाइन में प्लान को समझती हूँ, क्योंकि आपको समझाना चाहती हूँ। समझाना नहीं, एक्चुअली बस बताना चाहती हूँ। परमानेंट आरसीएम की तरह परमानेंट। एक छोटी सी उदाहरण से मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ। देखिए, मेरी जो एजुकेशन है वो टीटीएमपी की एजुकेशन है। टीटीएमपी मतलब कानपुर के मैट्रिक पास। तो बहुत ज्यादा मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, ड्राइंग भी मेरी अच्छी नहीं है, तो ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरी बातों को बस सुन लीजिएगा। ये मान लो एक बकेट है, बाल्टी। इस बाल्टी का क्षमता 10 से 15 लीटर पानी भरने का, ठीक है? इसको एक नल के नीचे लगा दिया। कितने देर में लगता है बाल्टी भर जाएगा? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 लीटर कैपेसिटी है। कितने देर में भर जाएगा? 5 मिनट, 10 मिनट भर जाएगा। अब इसमें कुछ छेद है, भरेगा क्या? भरेगा? नहीं भरेगा। हमारी जो जिंदगी है ना, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से। हम आज से नहीं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, पता नहीं जब से धरती पे आए, जब से इंसान में सभ्यता का निर्माण
बाल्टी में छेद है ना, वैसे हमारे लाइफ में छेद है। पैसे तो हम लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा कमा के जैसे ही लाते हैं इस बाल्टी में डाला, कुछ चले गए कपड़े खरीदने में, कुछ चले गए राशन खरीदने में, कुछ चले गए चप्पल जूता खरीदने में, कुछ चले गए डॉक्टर के यहाँ। सबसे ज्यादा आज के समय लोगों की 50% इनकम डॉक्टर के यहाँ चली जाती है। एक बार अगर थोड़ा सा कुछ हुआ, डॉक्टर के पास जाओ, पहले तो 300-400 से कम किसी का फी नहीं है, उसके बाद टेस्ट होगी, उसके बाद होता है कि अब इलाज क्या करना है, इलाज शुरू क्या करना है, उसके करने तक तो 4-5 हजार रुपए ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद मेडिसिन शुरू होती है, और कहीं अगर थोड़ी सी लंबी बीमारी हो गई तो फिर लाखों का खर्चा, फिर तैयार है मेडिक्लेम वाला मेडिक्लेम करने के लिए, है ना। मेडिक्लेम सिर्फ हमारे इलाज का खर्चा उठा सकता है, हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं बना सकता है, हमारे जीवन को खुशहाल नहीं बना सकता। एक इंसान जिस घर में बीमार पड़ जाता है, उस पूरे घर की अवस्था जो है वो खराब हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? समझ में मेरी बात से? तो थोड़ा सा जवाब मुझे दीजिएगा, ठीक है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही छेद बने हुए हैं। जैसे ही हम लोग पैसा कमा के लाते हैं, राशन में चला गया, कुछ कपड़े में चले गए, चप्पल जूता में चला गया, मेडिकल में चला गया। आरसीएम एक सिस्टम का नाम है। वो सिस्टम क्या करता है, आप घर में जो भी राशन खाते हैं उससे भी पैसा वापस आता है, कपड़े खरीदते हैं उससे भी पैसा वापस आता है, चप्पल जूता खरीदते हैं उससे भी पैसा आता है, सप्लीमेंट खाते हैं तो पैसा भी आता है, और कभी बीमार भी नहीं पड़ते। बस एक लाइन में यही है। अब ये बाल्टी भरेगी? भरेगी ना? अब भर के ओवरफ्लो भी हो जाएगी, और जब ओवरफ्लो हो जाएगी तो टेंशन ये होगी कि बाकी का कहाँ रखना है। आज के समय मेरे जीवन में ये टेंशन नहीं है कि पैसा कमाना कैसे है, आज के समय में ये टेंशन है कि पैसे को रखना कैसे। चाहते हैं ऐसा टेंशन? अगर ऐसा टेंशन चाहते हैं तो वो 3 बातें जो मैंने अपने जीवन में डाला, अपने जीवन में लाया और आज कामयाब हुई हूँ, उस 3 बातों को पकड़ लीजिए। एक तो 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जिस दिन मेरे अपलाइन में कहा कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है, मैं बहुत, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जितनी भी मेरे पास साड़ी थी, उस एक दिन में मैंने उसे डोनेट कर दिया, और उस दिन से ये प्रण लिया कि पहनना है तो सिर्फ आरसीएम का ही कपड़ा पहनना है। आज भी जो पहनती हूँ ये आरसीएम की साड़ी है, ये आरसीएम का ही दुपट्टा है, सॉक्स आरसीएम का, शूज आरसीएम का, आज ज्वेलरी भी आरसीएम में नहीं आई है तो वो बाहर से चल रहा है, मेकअप भी आरसीएम का। जो अपने पास है, जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, उससे अपने सिस्टम से ही यूज करना है। क्योंकि जैसे ही हम लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। आप लोग पता है, आप लोग जब फॉर्म भरते हैं ना तो नीचे सबमिट होता है, उसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन लिखे होते हैं। लेकिन आधे से ज्यादा लोग, जैसे शादी होती है ना तो पंडित जी कहते हैं मन से पढ़ाई पता नहीं है, पता हो तो कोई करेगी नहीं। इतनी कस्में खिलाते हैं पंडित जी की, अगर पता हो तो करने से पहले 5 बार सोचे, वो तो बाद में पता चलता है क्या क्या निभाना है अपने। तो हम लोग भी वो टर्म और कंडीशन देखते नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उस फॉर्म को सबमिट करते हैं, एक तरह से समझो आपकी जिंदगी की आजादी, आपकी जिंदगी की खुशहाली और आपके जिंदगी की कामयाबी के साथ शादी हो गई है। ईमानदारी से निभाएंगे तो घर खुशहाली से चलेगा, अड़ोस पड़ोस में अगर झांकेंगे तो तलाक हो जाएगा, है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर लिया सिस्टम में, लेकिन आधे सामान आरसीएम से आ रहे, आधे सामान बाहर से आ रहे। महिलाओं को बोलो कि कपड़े लेने चलो आरसीएम में, तो बोलती है कि कलर नहीं पसंद है, डिजाइन नहीं समझ में आ रहा है, कपड़े की क्वालिटी नहीं समझ में आ रही है। मुझे तो आज लाल रंग की साड़ी पहनने की मन थी, मैं गई आरसीएम में, वहां पे एक भी लाल कलर की साड़ी नहीं थी पिकअप सेंटर में, तो मैं कैसे ले सकती थी? मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी आप सभी को, साड़ी का, कपड़ों का कलर डिजाइन देखेंगे तो आपके जीवन का कलर और डिजाइन बिगड़ते रहेगा। अगर इस कलर डिजाइन को भूल करके अपने जीवन के मिशन को देखेंगे तो आपके जीवन का कलर डिजाइन वो बनेगा कि पूरा विश्व आपको देखेगा। आज तो फिर भी कपड़ों में बहुत अच्छी क्वालिटी है, आज तो फिर भी कलर है, डिजाइन है। जिस वक्त हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस वक्त बहुत ज्यादा रेंज
पड़ते कि कितना दाम है, लेकिन वो 195 रुपए की 3 साड़ी में मैंने 2 साल बिताया था। उसका नतीजा है कि आज जब अपने घर में खड़ी होती हूँ साड़ी पहनने के लिए, तो पहले तो आधा घंटा लग जाता है डिसाइड करने में कि कौन सा पहनूं, इतने सारे भरे हुए। जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी, एक साड़ी खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था। इस बिजनेस में 16 साल रहने का नतीजा है कि सोना खरीदने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता। चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग कर सकते हैं 100% प्रोडक्ट यूज? सभी लोग कर सकते हैं? एक बार खुद के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। क्योंकि जो आरसीएम के कपड़ों में आते हैं वो पूरी दुनिया में जगमगाते हैं। ये पावर है इस कपड़े का। जो पहला रूल था जो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा मेरे अपलाइन ने बताया था प्रमोट द प्रोडक्ट, प्रमोशन करना है, तारीफ करनी है। ये बिजनेस चलता है तारीफ करने से। देखिए आज क्या है, कुछ मैंने पहले बोला कि क्रीम लोग हैं हमारे पास, तो मैं सीधा आगे की करना कैसे। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है बात करने का। प्रमोशन करना है, तारीफ करने से आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग तो तारीफ करके, मोटिवेट करके आतंकवादी तैयार कर लेते हैं। कोई किसी को मारने को तैयार हो जाता है, कोई मरने को तैयार हो जाता है। क्या मिलता है एक आतंकवादी को? क्या मिलता है? ना कभी अच्छी जिंदगी मिलती है, ना परिवार मिलता है, ना सुख शांति मिलती है, नाम तक बदल के चोरों की तरह छिप छिप के जीना पड़ता है। फिर भी वो अपने मालिक के एक बात पे मरने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सामने वाला उसका क्या करता है, तारीफ करता है। लोग तारीफ करके लोगों को मरने के लिए तैयार कर लेते हैं। हम तारीफ करके लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए तैयार हैं। क्या हो नहीं सकता है क्या? बस नीयत होनी चाहिए लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। जब तक इस बिजनेस को कमीशन के लिए करेंगे तब तक इस बिजनेस को करना मुश्किल होगा। जिस दिन इस बिजनेस को मिशन के लिए करेंगे उस दिन इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोकता। लेकिन मैं जो भी बातें करती हूँ ये मेरे खुद के अनुभव है। मैंने पहले कहा मेरी एजुकेशन ज्यादा नहीं है और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ यहाँ पे आके पढ़ा है। बस 16 साल का जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ रखती है। इस सिस्टम में आने के बाद मेरी जब लाइफ स्टाइल पूरी ठीक हो गई थी, शुरुआती दौर में काफी संघर्ष आ रहे थे, क्योंकि जैसे ही इस बिजनेस को करना शुरू किया, फिर मैं बैंक के जॉब को छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। आप लोग बहुत लकी हो कि इतने अच्छे अपलाइन, इतने अच्छे पिकअप सेंटर के ऑनर, इतने अच्छे आपके सहयोगी आज आपके सामने खड़े हैं। सिस्टम आपके साथ है। सुबह सुबह जिसने इस सिस्टम को शुरू किया वो खुद हम लोगों को बिजनेस सिखाने के लिए आ जाते हैं। हम सबके गुरुदेव जिनकी नजरें जिस पे पड़ जाती है उनके जीवन के नजारे बदल जाते हैं। एक बार मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगी आदरणीय मिस्टर जी को। आज उनके सहयोग से हर दिन 1 बजे नॉन स्टॉप बिना छुट्टी के, न संडे होती है, न दिवाली होती है, न होली होती है, हर दिन ये प्रोग्राम होता है। पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी कामयाब महिलाएं हैं वो आके हर दिन आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए तैयार खड़ी हैं। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष साथी भी उसमें आ सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। हम लोग आके फायदा ले रहे हैं, सीख रहे हैं। हर दिन रात के 8 बजे में वो कोर लीडर, आज हम लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कोर सिटी बनाना है। जिस दिन वो कोर लीडर जाते थे लोगों को प्लान दिखाने के लिए तो कईयों को तो घर से भगा दिया गया था। आज हमारे पास सिस्टम है, आज हमारे पास रिजल्ट है, आज हमारे पास ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तब हमें आर्सिंग करने में मुश्किल आ रही है। उस वक्त जब वो कोर लीडर फील्ड में जाते थे उनके पास कुछ नहीं होता था, एक किट बैग लेके जाते थे और सिर्फ ड्रीम होती थी, सिर्फ सपने होते थे, उसको लेकर के जाते थे। तो तारीफ से ज्यादा लोग बाहर निकाल देते थे, घर से धुतकार के भगा देते थे। बंजर धरती को सींच के बढ़िया बनाया है उन कोर लीडर्स ने। आज तो हमें क्या करना है, हमें तो बस फूलों का हार बनाना है। वो सारे कोर लीडर हर दिन रात के 8 बजे आपको सिखाने के लिए तैयार है। न्यूट्रीचार्ज सुबह शाम ई लर्निंग लेकर के आपको बताने के लिए तैयार है। कीसोल जैसी शानदार प्रोडक्ट वाली कंपनी वो भी आपके लिए तैयार
और पंडित जी से जाके अपना हाथ जरूर दिखवा देना। कृपा कहाँ रखी हुई है, ये भी दिखाना जरूरी है। ये सिस्टम प्रमोशन करना, प्रमोट करना है, अपने अपलाइन की तारीफ करनी है, प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, लेकिन तारीफ करने से पहले यूज जरूर करना है। नहीं तो पता चलेगा कि खुद ही यूज नहीं किए और सामने वाले को बहुत तारीफ करके दिया और सामने वाले ने एक नेगेटिव बात की तो वापस आके खुद के घर में बैठ गए। इसलिए पहले वो प्रोडक्ट जो आप यूज नहीं करते हैं वो किसी को नहीं देना है। हाँ, सप्लीमेंट में थोड़ा अलग मामला है, आपको डायबिटीज नहीं है तो लाइसेंस खाने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा हो कि मैम ने बोला था बिना यूज किए नहीं देना है तो हम लाइसेंस पहले खाएंगे तभी जाके खिलाएंगे, वो नहीं करनी है, वो आप ट्रेनिंग से कर सकते हैं। उन्हीं चीजों को प्रमोट करें जो आप यूज करते हैं, सच्ची तारीफ करें अपने अपलाइन की, अपने साथ में लाइफ लाइन की, अपने क्रॉस लाइन की, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने सपोर्ट लाइन की, मतलब क्रॉस लाइन की तारीफ करें, साथ लेके चलना, क्योंकि जब सभी साथ चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आज झांसी में बहुत दिन से मीटिंग हो रही है, मुझे पता है, मैंने बहुत सारे पोस्टर देखे हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं माहौल नहीं बन पा रहा है तो मुझे एक कहानी याद आ रही है, छोटी सी मेढक तोलने वाली, आप लोगों ने सुना होगा, मैं थोड़ी सी जरूर करना चाहूंगी कि एक बार एक शख्स को काम मिला मेढक को तोलने का, जिंदा मेढक को तोलना था। तो वो तोलने के लिए जा रहे थे, एक को रखते थे, दूसरा उस पर से भाग जाता था और कभी-कभी तो तीसरा धक्का देके गिरा देता था। तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों की यही हालत है, हम खुद आगे बढ़े उस चक्कर में हम अपने आगे बढ़ने पे काम नहीं करते हैं, दूसरों को नीचे गिराने, पीछे रोकने पे काम करते हैं। और कहीं ना कहीं इसी चीज का नतीजा है कि आज कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से इस सिस्टम में लगे हैं, फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं और बोलते क्या सिस्टम कर तो रहे हैं। आरसीएम भैया, आरसीएम को करना नहीं है, आरसीएम को जीना। तो सबसे पहले तो आप जितने भी लोग हैं, देखिए मैं आप सभी जितने लीडर्स हैं और जितने नए साथी हैं आपको भी करना चाहती हूँ, बहुत लकी है आप लोग कि आपके शहर में इतनी शानदार पिकअप सेंटर, इतनी शानदार मीटिंग हॉल है। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाती हूँ मीटिंग करने, कहीं कहीं तो ऊपर में टीन का सेट भी होता है, वैसे जगह पे भी काम करना होता है। आप इतने अच्छे माहौल में बैठे हो, लेकिन इस माहौल को बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। तो अगली बार जब भी कोई लीडर आए तो अपने लिए, अपलाइन के लिए नहीं करना है, मेरे लिए नहीं करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। आप अगर अपनी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं तो अपने साथ कम से कम 5 आदमी को लेके आना है, क्योंकि एक मुर्गा भी अपने साथ 4 आदमी को लेके स्मशान पे जाता है। कर सकते हैं प्रमोशन, कर सकते हैं तारीफ, कैसे आएंगे लोग आपके साथ? तारीफ करेंगे तभी तो आएंगे। कैसे लोगों को बुलाना है, मैं थोड़ा सा एक क्लिप करती हूँ। देखिए हिंदुस्तान में मैंने पहले ही कहा, भिखारी के पास भी आप जाओगे तो सलाह उसके पास भी तैयार है। तो अपने को किसी को देना नहीं, अपने को लेने के लिए तैयार है। अपने को देना है बिजनेस, देना है प्रोडक्ट, लेकिन सलाह नहीं देना है किसी को। तो आप जब भी ऐसे प्रोग्राम हो, आप लोगों को ये बोल सकते हैं, देखो भैया मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है ये बिजनेस कैसे करते हैं, मुझे तो बिजनेस का पता नहीं, खास करके आप महिलाएं तो आराम से बोलो, बिल्कुल बिंदास बोलो, मेरे पास तो उतनी अकल नहीं है। अकल लेके क्या करना, पैसे आ जाएंगे, सब हो जाएगा। तो अब बिंदास होके बोलना मेरे पास उतनी अकल नहीं है, मैं तो उतना समझ नहीं पाती हूँ, तुम चलो मेरे साथ, एक बार हम लोग देख के आते हैं क्या चीज है, तुम मुझे कहोगे तभी मैं आगे करूंगी। बंदा को कोई काम भी होगा ना तो छोड़ के आएगा, क्यों? उसको आपने ऊपर दिखाया है, उसकी तारीफ की है, और उसको बोलेंगे तुम निकम्मा हो, नालायक हो, निकल्ले हो, कुछ काम करते नहीं हो, पढ़े रहते हो, चलो चल के मीटिंग में बैठो, कुछ देख के आपको आएगा क्या? कितना भी निकलना वो नहीं आएगा आपके साथ। तो तारीफ करके लाना है, प्रमोशन करके लाना है, क्योंकि माहौल बनने से बिजनेस बनता है। देखिए मैं क्यों कहती हूँ कि इस बिजनेस को मिशन के लिए काम करना है। मैं इस बिजनेस में जब मेरी इमरान हो गई तो मेरा वो लेवल था कि अब मेरे जीवन में जो भी जरूरत होती है, जो एक आम आदमी का सपना होता है, लगभग वो सारे कुछ मेरे पास अवेलेबल था। तो कहीं ना कहीं मैं कंफर्ट जोन में चली गई थी कि भैया अब तो बिजनेस
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना एक फोन कॉल करने की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है, ना मीटिंग सेमिनार करने की जरूरत है, ना होम मीटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में हम रॉयल्टी इसको देते हैं। लेकिन क्यों आज मैं यहाँ पे हूँ? आप लोगों को याद है कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में एक घटना हुई थी, नोटबंदी। कितने लोगों को याद है नोट बंद हो गया? सभी को याद है ना? ऐतिहासिक घटना थी। अचानक से रात के 8 बजे में अनाउंस होता है, 7:30 बजे में कि आज रात 8 बजे से 500 का नोट चलना बंद। और पूरी अफरा तफरी मच गई थी पूरे हिंदुस्तान में। लोग नोट को चेंज करने के लिए परेशान हो रहे थे और जिनका नहीं हो पा रहा था वो लोग एक दूसरे से सेटिंग चला रहे थे कैसे भी हो जाए। तो मेरे पास भी बहुत सारी महिलाएं आई, खास करके क्योंकि लोगों को पता था कि सर पहले बैंक में जॉब करते थे। लोगों ने सोचा कुछ काम बन जाएंगे आसानी से, तो कुछ महिलाएं मेरे पास आई। कोई 3 नोट लेके आती 500 का, कोई 4 लेके, मतलब कोई 2500, कोई 3000, कोई 5000, ऐसे ऐसे लेके लोग आ रहे थे और सबका एक ही था कि कैसे भी इसको बदलवा दो। और मैंने कईयों का बदलवाया भी, सर की मदद से, कुछ अपने पिकअप सेंटर की मदद से। लेकिन जब मेरे घर की काम करने वाली बाई मेरे पास 1500 रुपए लेके आई तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि वो हमेशा यही कहती थी कि घर में आज दीदी खाना नहीं बना, तो मैं कई बार उसको चावल दे देती थी, कई बार सब्जी लेके दे देती थी। घर में खाना नहीं बना, बच्चे बीमार हैं, और वो मेरे पास 1500 रुपए लेके आई, बोली दीदी इसको चेंज करवा दीजिए प्लीज जैसे। तो मैंने उससे कहा कि तुम तो इतने तंगी में जीती हो, फिर तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? और जब मैंने उसे देखा कि सारी महिलाएं पैसे लेके आ रही हैं और संजोग ऐसा था कि उस दिन मेरे पर्स में एक भी 500 का नोट नहीं, मतलब मेरे पास चेंज करने के लिए एक भी पैसा नहीं था, और मेरे अगल बगल की जितनी महिलाएं हैं सब लेके आ रही है चेंज कराने के लिए। फिर मैंने इस चीज को सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है, लोगों से पूछना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि लोगों के घर से जो पैसे निकल रहे हैं ना, उस पर कमेंट्स बहुत हुए थे, मीम्स बहुत बने थे, लेकिन ये ब्लैक मनी नहीं था। ये वो पैसे थे जो महिलाएं अपनी छोटी छोटी खुशियों को मार के, अपने सपनों को तोड़ के, आज मन हुआ कुछ अच्छा खाने का, नहीं खाएंगे, 2 रुपए बचा लेते हैं, 10 रुपए 50 रुपए बचा करके कभी चूड़ी के डब्बे में, कभी चावल के डब्बे में, कभी बिस्किट के डब्बे में छिपा के रखा हुआ पैसा। मैंने जब मेरी काम वाली से पूछा कि क्यों बचाते हैं आप लोग ये पैसा, क्यों करते हैं, अपने आप कई बार भूखे रह जाते हैं फिर भी आप ये पैसा जमा करके रखी हैं, तो उसने मुझे कहा कि मैं दीदी आपके पास तो पैसा है, हमारे पास कभी भी कोई गेस्ट आ गया, कोई अचानक से बीमार पड़ गया, तो उस वक्त मांगने से भी नहीं मिलता है, उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए इन पैसों को हम लोग जमा करके रखते हैं। और मैंने देखा कि मेरे पास पैसे इसलिए नहीं थे क्योंकि मुझे पता था कि अगला महीना मेरा कमीशन बढ़ के ही आने वाला है, घट के नहीं आने वाला है। और उस दिन से मैंने प्रण लिया, मैंने ठाना इस बिजनेस को अपने कमीशन के लिए नहीं, इस बिजनेस को मिशन के लिए करना है, हर उस महिला के लिए करना है जो अपने सपनों को मार के अपनी जिंदगी को जी रही है, हर उस पुरुष के लिए करना है जो एक एक दिन एक अपने, कभी जानते चाय पीने का मन होगा तो उसकी जगह पे पान खा के चले आते हैं, भूख मारना है, खाना खाने की मन है तो चाय पी के आते कि भूख नहीं लगी, ऐसे जीते हैं लोग, है कि नहीं सर? एक आम इंसान जब फील्ड में घर से बाहर होता है ना, हम महिलाओं को लगता है पुरुषों की जीवन बहुत आसान होती है, लेकिन घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कई दिन वो लोग भूखे रहते हैं, और उस भूख को मिटाने के लिए कभी थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी पान खा लेते हैं, थोड़ा सा नशा कर लेते हैं, लगता है इससे मेरा अभी का जो काम चल गया, फ्यूचर में जो वो देखा जाएगा। मैंने उस दिन ठाना हर उस पुरुष साथी के लिए करना है जिसके अंदर कुछ करने की जज्बा है, कुछ करने का इच्छा है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, और उस दिन से मैं निकल पड़ी इस बिजनेस को मिशन के लिए करने पे। और जब मैंने मिशन पे करने का ठाना, कमीशन पे जब कर रही थी तो 12 साल लगे थे मुझे इमरान तक पहुंचने में। मिशन पे जब ठाना तो मात्र 3 साल के अंदर 3 पिन जंप हुआ, स्टार इमरान, रूबी और स्टार रूबी, 3 साल के।
अपलाइन ने जो मुझे बताया था इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। तीसरी बात मेरी अपलाइन ने कहा था, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और ये बड़ा डेंजर मामला हो जाता है। जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना लोगों को जोड़ना है, तो लोग बोलते हैं भैया सब कुछ तो हो जाएगा, प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, तारीफ भी कर लेंगे, चलो ये जोड़ा जोड़ी का काम मेरे से नहीं होगा। अक्सर ये बातें आती है, जोड़ा जोड़ी का काम मेरे से नहीं होगा। जब हम किसी को बिजनेस का प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग बोलते हैं जोड़ने वाला बिजनेस है, ये नहीं होगा मेरे से। भैया ये जो दुनिया है ना, ये जोड़ने पे ही चलती है। प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है वो जोड़ने पे ही हो रहा है। आज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपस में जुड़ा है, तभी आप पंखे का हवा ले रहे हैं और बिजली का बल्ब जल रहा है। बादल जब हवा से टकराती है ना, जोड़ती है जुड़ती है एक दूसरे में, तभी बारिश होती है, तभी पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। बीज जब अपने आप को धरती के साथ जोड़ती है तभी एक पौधे का निर्माण होता है। और हम सब आप जो यहाँ आज खड़े हैं, अगर हमारे मम्मी पापा को आपस में जोड़ा नहीं जाता तो आज हम लोग कोई भी धरती पे नहीं आते। ऊपर वाले ने आपको अगर जोड़ने के बिजनेस में दिया है, ऊपर वाले ने अगर आपको इस बिजनेस में दिया है जहां से आप लोगों की गरीबी को मिटा सकते हैं, ऊपर वाले ने आपको इस बिजनेस में अगर लाया है कि यहाँ से आप लोगों के घरों की बीमारी को हटा सकते हैं, इसका मतलब ऊपर वाले के नजर में आप एक अच्छे इंसान हो। अगर आप यहाँ आकर के इस काम को नहीं कर पाते हो तो अपने आप को चेक करके देख लेना। तैयार है? कितने लोगों को लगता है जोड़ सकते हैं? सभी को लगता है? एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए खुशी। देखिए ताली बजाने में ना कुछ लोगों को तो बड़ा मजा आ रहा है, कुछ लोगों को बड़ी चैलेंज आ रही है। कंजूसी करते हैं। कंजूसी करते हैं। अच्छा मैं एक बार जानना चाहूंगी यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि करोड़पति हैं? कोई भी नहीं है? चिंता नहीं करना। लखपति है क्या? अच्छा चलो एक आदमी लखपति है, चलो सर आप तो होंगे ना, आदमी में देखी ना जीवन को तो नहीं है, मतलब सारे लोग रोडपति हैं। मैं भी जब इस बिजनेस में आई थी तब मैं रोडपति थी, और जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया और काफी संघर्ष भरा दौर चल रहा था, क्योंकि सर ने बैंक के जॉब को छोड़ दिया था, तो अचानक से हमारी आर्थिक स्थिति पहले से तो थी खराब और भी ज्यादा खराब हो गई। तो जब हमारी कंडीशन खराब होती है ना, तो आसपास के लोग आपस में बहुत सलाह देने लगते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा भैया जाके ज्योतिष को हाथ वाथ दिखाओ। तो एक दिन हम दोनों पति पत्नी गए हाथ दिखाने के लिए। तो एक जो ज्योतिष थे वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। बहुत गौर से दोनों का हाथ देखा, सबसे पहले सर का हाथ देखा और सर का हाथ देख करके बोला कि बहुत मुश्किल है, पैसे आने वाले नहीं है, हाथ में तो पैसा कहीं नहीं, अमीरी वाली लकीर ही नहीं। तो क्या हुआ, आपने करना अपना तो धड़कन भर गई कि भैया बेकार बिजनेस में कर रहे हैं, अपना तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अमीरी वाली लकीर ही नहीं है। फिर उन्होंने मेरा हाथ देखा, तो फिर मेरा हाथ देख करके बहुत मुस्कुराए हाथ को देखते हुए और एकदम गौर से देखा। फिर देखा कि तुम्हारे हाथ में बहुत पैसा है, तुम तो करोड़पति बनने वाले। तो सर मेरा मुंह देख के मुस्कुरा रहे थे। अब पंडित जी ने हाथ देखा था तो मैं पैसे फिर उनका 500 रुपया दक्षिणा था निकाल के उस टंकी में 500 रुपए थी, तो लगा कि 4 दिन इसमें घर का खाना पीना चल जाता यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो देखे जब निकली वहां से तो सर ने बोला देखो उस बंदे को पता था कि इसको तो पूरा बोल दिए, जिसको भी बोलेंगे तो पैसे वैसे मिलने वाले नहीं है, इसलिए उसने तुम्हारा तारीफ कर दिया। जो भी हुआ दोनों पति पत्नी हम लोग बहुत उदास होकर घर लौटे उस दिन कि अपने तो हाथों में लकीर ही नहीं है पैसे कमाने की, अमीर बनने की, तो हम तो भैया अमीर बन ही नहीं सकते, बेकार माथा बच्ची कर रहे हैं, फ्री में जॉब भी जो था वो भी छोड़ दी। और संजोग क्या हुआ, मात्र 3 दिन के बाद हमारे शहर से 100 किलोमीटर दूर एक प्रोग्राम होने वाली थी और उस प्रोग्राम में आने वाले थे हम सबके चहेते, हमारे सिस्टम में एक नाम है जिसको लोग बोलते हैं लोगों की किस्मत को बदलने वाला, भाग्य चेंज छाबरा जी बोलते हैं, किसी छाबरा जी सबकी मीटिंग थी, गुरुदेव की मीटिंग थी। मैं तो जा नहीं पाती थी क्योंकि 2 आदमी का टिकट कटाने का अपने पास पैसा नहीं था, उतना दूर जा भी नहीं सकते।
और ये समझो सारा ये तुम्हारा दुश्मन, सारे जो पंगे हैं इसी पे। तो दूसरे हाथ को उठा, अच्छा अगर हमारे सामने हमारा दुश्मन मिल जाए जिसकी वजह से सारी परेशानी है लाइफ में, तो क्या करना चाहिए? पिटाई करना चाहिए, फिर जम के पिटाई करो। गुरुदेव ने कहा कि जम के पिटाई करो और तब तक इसको पीटते रहना जब तक तुम्हारे हाथों से गरीबी वाली लकीर न मिट जाए, क्योंकि गरीबी वाली लकीर जब मिटेगी तो अमीरी वाली लकीर ही तो आएगी। तो जब भी मौका मिले, अगर आप करोड़पति नहीं है तो जम के पिटाई करिए अपने दुश्मन का, ताकि जल्दी से अमीरी वाली लकीर आ सके। कर सकते हैं? ताली खुद के लिए बजाना है, किसी और के लिए नहीं। और सबसे जब भी मौका मिला हम लोग तो जम के ताली बजाएं। और अभी भी बजा रहे हैं, क्योंकि अभी तो बस स्टार रूबी है। स्टार रूबी से क्या होता है यार, अभी तो स्टार डायमंड जाना बाकी है। तैयार है जोड़ने के लिए? तैयार है लोगों को ऐसे सिस्टम में यहाँ सेमिनार में लेके आने के लिए? कितने लोग कर सकते हैं? सभी लोग तैयार हैं। ये बहुत अच्छे, मैं बहुत लकी हूँ कि आज आप लोगों जैसे एक्साइटेड लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला है। और कुछ लोग मेरे बीच में ऐसे हैं, मैंने बात की मेरे घर में पैसे हर महीने बढ़ के आते हैं। क्यों आते हैं, क्या है ऐसा इस सिस्टम में, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी। इस सिस्टम में एक इनकम आती है जिस इनकम का नाम है रॉयल्टी इनकम। कितने लोग जानते हैं रॉयल्टी इनकम क्या होती है? जो लोग लगातार आरसीएम में, उन्हें पता है रॉयल्टी इनकम क्या होती है, और आप लोगों को रॉयल्टी आरसीएम वाली पता है ना? जीवन में इस धरती पे रॉयल्टी इनकम कमाने का कुछ साधन होता है। एक उदाहरण मैं सिंपल सा देना चाहती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। अच्छा उनका काम क्या था? एक राजनीतिक नेता थे। पूरे जीवन उन्होंने अपने जीवन को लगाया देश को आजाद कराने में, उसके बाद देश को संचालित रूप से चलाने में। ये काम था उनका। संजोग से कुछ दिन उनको अपने जीवन का जेल में बिताने को मिल गया था, और उस दौरान उनके पास कोई काम नहीं। और जब कोई काम नहीं थी तो उन्होंने उस टाइम में एक किताब लिखी। किताब का नाम है भारत एक खोज। पूरे जीवन में एक ही किताब लिखा, किताब अच्छी चली, लगातार उसकी बिक्री हुई, आज भी किताब बिक रही है। नेहरू जी जब तक जिंदा रहे उस किताब का इनकम उनको मिला। उसके बाद उस किताब की इनकम उनकी बिटिया इंदिरा गांधी जी को मिला। उसके बाद उस किताब का इनकम राजीव गांधी जी को मिला, और आज भी राहुल गांधी उस किताब की इनकम को ले रहे हैं। ये होती है रॉयल्टी इनकम। एक सिंगर जब अच्छा गाना गाता है, उसका गाना चल पड़ता है, मार्केट में बहुत ज्यादा बिकने लगता है, तो उसे आना शुरू होती है रॉयल्टी इनकम। लेकिन वहां भी लफड़ा है। राहुल गांधी को अगर पता ही नहीं हो कि मेरा किताब कौन सा प्रकाशन छाप रहा है, तो वो रॉयल्टी उसको भी मिलने वाली नहीं। अगर एक सिंगर के बेटे पोते को पता ही नहीं हो कि उसके दादाजी ने गाना जो गाया था, उस गाना को कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, कहां से चल रही है, तो उसको भी रॉयल्टी इनकम कट जाएगी। एक साइंटिस्ट आविष्कार करता है, अगर साइंटिस्ट के फैमिली को पता हो कि उस आविष्कार का निर्माण कहां पे हो रहा है, तभी उसके घर में रॉयल्टी इनकम आएगी। लेकिन हम सब बहुत लकी हैं, एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे हमें कुछ भी नहीं पता। आपने अपना बैंक अकाउंट दे दिया, एक बार इस बिजनेस को मजबूती से खड़ा कर दिया, फिर आपके बेटे उसके